चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस आप सुन रहे थे। अहम तारीखों का ऐलान हुआ। हरियाणा और महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान हो गया है। दो अहम तारीखें 15 अक्टूबर को इन दोनों ही राज्यों में वोटिंग होगी, यानी एक चरण में मतदान होगा। एक ही दिन दोनों ही राज्यों महाराष्ट्र और हरियाणा में वोटिंग होगी 15 अक्टूबर की तारीख को, और 19 अक्टूबर की तारीख मुकर्रर की गई है जब दोनों ही जगह वोटों की गिनती होगी और सरकार किसकी बनेगी ये तस्वीर साफ हो पाएगी। लेकिन कुछ और तारीखें बता दें। 20 सितंबर से नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। 27 सितंबर नॉमिनेशन फाइल करने की आखिरी तारीख है। 29 सितंबर स्क्रूटनी की आखिरी तारीख है और 1 अक्टूबर को अगर आप अपना नॉमिनेशन वापस लेना चाहते हैं तो उसकी आखिरी तारीख होगी, और 15 अक्टूबर को वोटिंग, 19 अक्टूबर को काउंटिंग। हमारे साथ संजय सिंह जुड़ रहे हैं, पॉलिटिकल एडिटर हैं फर्स्टपोस्ट.com के। सर, एक तो आप इन चुनावों को कैसे देख रहे हैं, और जो एक ही चरण में मतदान हो रहा है, और साथ ही लोकसभा चुनावों के बाद ये पहले विधानसभा चुनाव है, तो इसलिए भी इनकी अहमियत थोड़ी बढ़ जाती है, और इन दोनों ही राज्यों में ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस वर्सेस बीजेपी है, तो थोड़ी और अहमियत बढ़ जाती है। आप सही बात करें। देखिए, अच्छी बात एक ये है कि एक ही चरण में चुनाव है इस बार, महाराष्ट्र में भी और झारखंड हरियाणा में भी। महाराष्ट्र में आमतौर में चुनाव 2 चरण में वो हो जाते थे। इस बार एक चरण में होने से एक साथ ही प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। मुझे दूसरी चीज एक और भी लगता है कि इसके बाद वो झारखंड का चुनाव 2 महीने के बाद आएगा, और जम्मू एंड कश्मीर में तो परिस्थितियां वैसी नहीं है, लेकिन अच्छा होता है कि वो भी चुनाव अगर इलेक्शन कमीशन उनको क्लब करे, क्योंकि एक प्रोसेस जो है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का, ये चुनाव खत्म होगा, उसके 15-20 दिन के बाद वो दूसरा चुनाव वो शुरू होगा, उसके बाद फिर एक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आ जाएगा, कहीं से गवर्नेंस वो हिट करता है। दूसरी बात जो आप कह रहे थे कि ये चुनाव लोकसभा चुनाव के बाद पहला वो बड़ा चुनाव है। वैसे बाई इलेक्शंस हो रहे हैं, कल भी 33 वो जगह चुनाव है जिसके नतीजे आएंगे 2 दिन के बाद। उसके पहले 18 के हुए, उसके पहले 3 के हुए। ये 2 इलेक्शन ऐसे हैं जहां सीधे सीधे बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने वो होगी। लोकसभा के चुनाव में भी इस तरह के हुए कि बीजेपी वर्सेस कांग्रेस तो नहीं हो सका, क्योंकि कांग्रेस इतना वो नीचे चली गई। लेकिन महाराष्ट्र कांग्रेस के लिए एक बड़ा स्टेट है। उधर एक कर्नाटक बड़ा स्टेट है, इधर एक महाराष्ट्र बड़ा स्टेट है। उसके बाद अगर सबसे बड़ा स्टेट होगा तो वो आसाम होगा कांग्रेस के लिए। ये 2 स्टेट, और हरियाणा की इसलिए भी वो बढ़ जाती है कि हरियाणा दिल्ली से सीधा सटा हुआ है, तो बहुत सारे पॉलिसीज में एनसीआर जोन होने के कारण, या साथ में हरियाणा से दिल्ली की प्रॉक्सिमिटी इतनी ज्यादा है कि हरियाणा अदरवाइज काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हरियाणा, जहां कांग्रेस पिछले 10 साल से है और महाराष्ट्र में पिछले 15 साल से है, ये 2 ऐसे किले हैं कि अगर ये कांग्रेस के लिए किले ढह गए तो कांग्रेस के मोरल के लिए काफी खराब होगा। वहां जो अभी राहुल गांधी की लीडरशिप को क्वेश्चनिंग हो रही है वो होगा। कन्वर्सली अगर बीजेपी, मैं आपको माफी चाहूंगा, रोक रहा हूं, इस वक्त भूपेंद्र सिंह हुड्डा कुछ कह रहे हैं कि जो किसान है और जो कहीं पे बाढ़ आई हुई है, कहीं अकाल पड़ने की स्थिति, हरियाणा में जैसे अकाल पड़ा हुआ है, तो डीजल का भाव भी उसी अनुपात में कम किया जाए। सर, बता पाएंगे जिससे कांग्रेस को वोट मिले? कांग्रेस को विकास पर, आपस में भाईचारे पर, जो प्रदेश जो है 14वें नंबर से 1 नंबर पे आया है, यहाँ का किसान हर वर्ग जो है जो राज्य सरकार के उससे संतुष्ट है। इस वास्ते 36 बिरादरी मिलकर कांग्रेस पार्टी को तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को आप सुन रहे थे। और अमूमन नेता ऐसी लाइंस जो हैं वो बोलते हैं जब चुनाव की तारीखों का ऐलान होता है कि अगली सरकार उनकी बनने जा रही है, और फिर नतीजे कुछ भी हो जाएं, कोई पलटकर पूछने नहीं जाता कि आपने क्या कहा था और क्या हुआ है। लेकिन संजय जी, जो एक तो वो कह रहे थे भाईचारा जो है जिस पर वोट मिलेगा वो उनकी पार्टी में नहीं है, कई लोग तो भाईचारा नहीं निभाए और छोड़कर चले गए। लेकिन आप अपनी बात भी पूरी करें। और साथ ही डीपी त्रिपाठी साहब अभी हमारे साथ थोड़ी देर पहले जुड़े हुए थे, और वो ये कह रहे थे कि महाराष्ट्र में जब मैंने उनसे पूछा कि किन मुद्दों पर बात होगी या चुनाव लड़े जाएंगे, तो उन्होंने कहा कि जो हमारा 15 साल है उसकी महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष देवेंद्र फडणवीस इस वक्त कुछ कह रहे हैं। महायुतीमध्ये ही निवडणूक लढणार आहोत आणि आमची महायुती 100% निवडून येईल, कारण जनतेने ते ठरवलंय। शेवटी लोकशाहीमध्ये आम्ही ठरवून काय चालतं, जनतेने ठरवायचं असतं, आणि जनतेने हे सरकार नाकारायचं ठरवलेलं आहे। महाराष्ट्र में चुनाव की घोषणा हो चुकी है, बीजेपी कितनी तैयार है? देखिए, बीजेपी पूरी तरीके से तैयार है, हमारा अलायंस तैयार है, हम लोग बिल्कुल चुनाव लड़ने के लिए तैयार है, और हम छोड़ दीजिए, जनता तैयार है। लोकतंत्र में किसको चुनकर लाना है जनता के हाथ में, और जनता ने फैसला कर लिया है कि ये जो अनाचारी, अत्याचारी, भ्रष्टाचारी और दुराचारी कांग्रेस और राष्ट्रवादी की सरकार है, इसको जनता दूर करेगी और हमारी सरकार को लाएगी।
सबकी सरकार आ रही है, देखना किसकी आएगी, 19 अक्टूबर तक इंतजार कीजिए। मेरा सवाल यह था सर कि अगर जैसा वो कह रहे हैं कि जो मोदी सरकार का 100 दिन का कामकाज रहा है, जनता उसको देख रही है और इसीलिए एनसीपी कांग्रेस के लिए वोट करेगी, और अगर यही हरियाणा में भी होता है, तो क्या ये 100 दिन वर्सेस 15 साल का या पिछले 5 साल का अगर कंपैरिजन होता है तो आपको लगता है कि ये बीजेपी के फेवर में ज्यादा जाएगा, क्योंकि वो मोदी वेव को एक बार फिर विधानसभा चुनाव के इलेक्शन में भी ले जा पाएंगे मुद्दे के तौर पर? देखिए, ये रेट्रिक के तौर पे या कहने के लिए आपने एक बड़ा अच्छा फ्रेज दिया जो आगे ये चल सकता है और इस पे काफी मीमांसा भी होगी, लेकिन विधानसभा के जो चुनाव होते हैं उसमें लोकल इश्यूज काफी होते हैं। इसीलिए मैं कह रहा था कन्वर्सली, मतलब एक तरफ कांग्रेस के लिए काफी अहम है कि यहाँ 15 साल वहां 10 साल ये दोनों बड़े किले हैं जो, और ये ढह गए तो फिर उधर सवाल उठेंगे। कन्वर्सली वो बीजेपी के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस तरह के जो लोकसभा के परिणाम आए हैं उसके बाद अगर विधानसभा के चुनाव में अपेक्षाकृत नतीजे नहीं होते हैं तो फिर वो सवाल उठेंगे। क्योंकि देखिए, अब बीजेपी की भी हालत वो कांग्रेस जैसी कि अच्छा हुआ तो सब लीडरशिप पे आएगा, मतलब मोदी पे आएगा, या बुरा हुआ तो भी मोदी पे आएगा, तो वो सवाल वहां पे उठेंगे। मुश्किल ये है कि ये दोनों ही जगह कोई क्लियर कट लीडरशिप नहीं है। और एक चीज और अहम है सुशांत, ये चुनाव घोषित हो चुका, महाराष्ट्र में बीजेपी भी अलायंस के साथ जा रही है और कांग्रेस भी अलायंस के साथ जा रही है, हरियाणा में बीजेपी अकेले जा रही है। डेट डिसाइड कर दी। बहुत समय हमारे मुख्यमंत्री को इस दौरान मिला कि उन्होंने इलेक्शन की डेट ना डिसाइड होने की वजह से अनेक ऐसे फैसले किए जिनका कोई मतलब और महत्व नहीं था। केवल मात्र चुनाव में कैसे लाभ लिया जा सके, कैसे लोगों को लुभावने नारे दिए जा सके, कैसे लोगों को लालच दे करके उनका वोट लिया जा सके, ये सारी चीजें पिछले दिनों में करी। लेकिन अभी भी डेट डिसाइड होगी। हम तो इसके लिए इलेक्शन कमीशन के आभारी हैं, ताकि कल को और इस तरह के कोई फैसले, कम से कम ये वो सरकार जो अल्पमत में थी, जिसने 5 वर्ष अल्पमत में रहते हुए निकाले, आज उनके ऊपर एक बंदिश लगी कि वो कोई भी ऐसा फैसला ना ले जिससे हरियाणा प्रदेश का नुकसान हो। सर, लगता है कि अब तो डेट भी अनाउंस हो गया, सब कुछ हो गया, तो आने वाले जो चुनाव होंगे उसके जो परिणाम होंगे क्या आपके प्रदेश में होंगे? हमने सबसे पहले अपनी लिस्ट जारी करी, हमने सबसे पहले अपना मैनिफेस्टो दिया। अब डेट डिसाइड होगी। हमारे 17 कैंडिडेट बाकी रहे हैं, हम 2-3 दिन में उनके नाम भी डिसाइड कर देंगे। हमारी पार्टी पूर्ण रूप से चुनाव के लिए बहुत लंबे समय से तैयार थी। हम तो लोकसभा के बाद लगातार इस बात का हमें अंदाजा और पता था कि चुनाव जल्द होंगे, इसलिए हमने लगातार इसके लिए तैयारी रखी भी। और 100% आज की तारीख में जिस किस्म के हालात कांग्रेस में आज भगदड़ मची हुई है, भारतीय जनता पार्टी की जो लिस्ट आई है, उस लिस्ट आने के बाद जहां हम अजका को कांग्रेस की बी टीम मानते थे, इस लिस्ट के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी आज कांग्रेस की बी टीम बनकर के उभर करके आई है। इसमें वो सारे कांग्रेसी आए हैं जिन्होंने 10 साल तक इस प्रदेश को लूटने में अहम भूमिकाएं निभाई हैं, जिन्होंने खूब प्रदेश को लूटा है। और जिस तरह से भाजपा के लोगों ने भाजपा के नेताओं के ऊपर आरोप लगाए, उससे ये मान करके चलो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति अगर कहीं छोटा मोटा विश्वास लोकसभा के चुनाव में हुआ था, वो खत्म हो गया। इसलिए केवल मात्र एक विकल्प है इस प्रदेश में, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी, और हम अपने पूर्ण बहुमत के साथ प्रदेश में सरकार बनाएंगे। सर, अगर बात की जाए तो सबसे बड़ी टक्कर का कोई एक प्रतिद्वंदी तो होगा आपके प्रदेश में, किसको मानते हैं प्रतिद्वंदी? वो भाजपा है, कांग्रेस है? कांग्रेस में तो भगदड़ मची हुई है। कांग्रेस की हालत तो ऐसी है कि 10 सीट भी नहीं जीत पाएगी। कांग्रेस की तो 87 से ज्यादा बुरा हाल हो जाएगा। और जिस पार्टी के पास कैंडिडेट नहीं, हम उसको काम। अभय चौटाला को आप सुन रहे थे, जो कि आईएनएलडी के नेता हैं, और एक और नेता जो ये कह रहे हैं कि उनकी सरकार बनेगी। तो वो सारे लोग जो हैं एक एक करके अपनी अपनी सरकार बना रहे हैं। हमारे साथ संजय जी लगातार बने हुए, हमारे साथ जगदीश मुखी जुड़ रहे हैं, बीजेपी के नेता हैं और हरियाणा के प्रभारी भी हैं, और अभय चौटाला भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त सीधे। अभी आप उनको जो फीड आई थी उसके जरिए सुन रहे थे, अब हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। जगदीश मुखी जी, मैं पहले आपके पास आ रहा हूं, क्योंकि अभय चौटाला जो कह रहे हैं वो हमने थोड़ा सा सुनवा दिया है दर्शकों को। आप इस वक्त हरियाणा में किसे अपना सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी मान रहे हैं, और ऐसी क्या वजह है कि आपको लगता है कि पिछले बार की 4 सीट से आप 45 सीट के आंकड़े को अपने बूते पर पार कर जाएंगे?
आपको हरियाणा का वातावरण देखने से स्पष्ट हो जाएगा। हरियाणा में बदलाव की आंधी चल रही है। जिस प्रकार का भ्रष्टाचारी शासन रहा है पिछले 5 साल का, उसके विरोध के अंदर पूरा रिएक्शंस हैं पूरे के पूरे हरियाणा के अंदर। विशेषकर किसान के साथ जो धोखा किया गया है, कौड़ियों के रेट में उनकी जमीन लेकर के इंडस्ट्रियल हाउसेज को या बिजनेस हाउसेज को या आपके राजघरानों को दी गई है, इसके प्रति सख्त विरोध है। नहीं तो आपको ये कैसे पता चल पा रहा है सर कि ये विरोध की आंधी आपके ही फेवर में चल रही है, आईएनएलडी के फेवर में नहीं चल रही या हरियाणा जनहित कांग्रेस के फेवर में नहीं चल रही? जी, ये आपको अभी कैसे आपने पता देखा होगा लोकसभा के चुनाव के भी परिणाम आपके सामने हैं, और उस चुनाव के बाद आपने देखा होगा जिस प्रकार की भगदड़ मची है। हर राजनीतिक पार्टी के अंदर ये होड़ रही है कि किसी ना किसी ढंग से भारतीय जनता पार्टी में मैं एंट्री ले लूं। उनके दिग्गज नेता, कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता, लोकदल के दिग्गज नेता और भाजपा के दिग्गज नेता, वो सबने भारतीय जनता पार्टी के अंदर अधिकांश लोगों ने अभी हम रणदीप सुरजेवाला से थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, वो तो कह रहे थे बीजेपी का फुल फॉर्म भगोड़ा जिताओ पार्टी हो गया है। नहीं, हमारा अपना संगठन है। पहले हमने 90 की 90 सीटें जीती हैं। आज भी हम 90 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, किसी और के बूते पर नहीं लड़ रहे। भारतीय जनता पार्टी के संगठन के आधार पर चुनाव लड़ रहे हैं। और पिछले आपने देखा होगा पिछले 3 महीने के अंदर जो हमने तैयारी की है, अपने संगठन को हर पोलिंग बूथ के लेवल पर मजबूत किया है। संगठन के लिए जो हमारे पोलिंग बूथ सर के तो सर आप इस स्थिति में हैं कि आप ये कह सकें कि जो आपकी पार्टी में बाहर से लोग आए, अलग अलग पार्टियों से, चाहे वो आईएनएलडी से आए या कांग्रेस से आए, आप उनको टिकट देने के बजाय अपने नेताओं को टिकट देंगे क्योंकि आप बहुत मजबूत पहले से ही हरियाणा में थे? तो क्या आपने ये बात कहने की आवश्यकता है कि हमने 43 सीटें डिक्लेयर कर दी हैं, उससे आपको आंकड़े स्पष्ट मिल जाएंगे? नहीं, अभी तो बहुत सारी बाकी हैं सर। पार्टी के जो कर्मठ कार्यकर्ता हैं जिन्होंने जीवन लगाया है, ऐसे लोगों को टिकटें दी हैं उसमें अधिकार। और अभी और 47 सीटें आनी है, तो मैं ये जानना चाह रहा हूं कि सिर्फ उनको ही टिकट मिलेगी जो आपकी पार्टी से या जो बाहर से आए उनको भी टिकट मिलेगा? देखिए, हमारी पार्टी के जो कार्यकर्ता उपलब्ध है जहां पर, वो अपनी पार्टी के कार्यकर्ता को टिकट दिया जाएगा। और बाहर से आने वाले हमारे बंधु जो उन्होंने ज्वाइन किया है, उनका और हमारे कार्यकर्ता में 19 और 21 का फर्क है, तो भी अपने कार्यकर्ता को हम प्रेफर करेंगे। किंतु यदि ऐसी कुछ सीटें हैं जहां पर हमारा कार्यकर्ता इस स्थिति में नहीं है, मजबूत स्थिति में नहीं है, तो हमें बाहर के व्यक्तियों को टिकट देने के अंदर कोई गुरेज नहीं होगी। हमारे साथ अभय चौटाला भी जुड़ गए हैं। सर मैं माफी चाहूंगा, आपको थोड़ा इंतजार कराया क्योंकि अभी आपकी एक फीड आई थी तो वो हमने सुनाया दर्शकों को और उससे साफ हो गया कि आप ये मान रहे हैं कि आपकी सरकार वहां बन रही है। लेकिन आप ऐसा क्यों मान रहे हैं कि आपकी सरकार वहां बनेगी, जबकि अभी आप पर भी भ्रष्टाचार के आरोप चल रहे हैं? और आपको क्यों लग रहा है कि हरियाणा की जनता आप पर विश्वास करेगी? अबे जी, आवाज क्लियर नहीं आ रही अभी। आप सुन पा रहे हैं सर मुझे? आपकी आवाज मुझे ठीक से सुनाई नहीं दे रही। सर मेरी आवाज क्लियर ना है, लेकिन मैं उम्मीद कर रहा हूं कि जितना आप आश्वस्त हैं आपको क्लियर मेजॉरिटी तो आ ही जाए कम से कम 19 तारीख को जब वोटों की गिनती हो। लेकिन फिलहाल वो क्लियर मेजॉरिटी के लिए आप उम्मीद क्यों लगा रहे हैं? आपको क्यों लग रहा है कि आपकी सरकार बनने जा रही है हरियाणा में? देखो, 2 कारण है। लगातार हमने 10 साल तक विपक्ष में रह करके लोगों की लड़ाई लड़ी है। जहां कहीं भी सरकार ने लोगों की अनदेखी करी, हमारी अकेली पार्टी थी जिसने जाकर के इसका डट करके विरोध किया। आज जो लोग ये कह रहे हैं कि हम कल सत्ता में आएंगे, ये तो कहीं धरातल पे थे ही नहीं। और मुझे सुनकर के बड़ी हैरानी हुई, मुखी जी जैसे बड़े सीनियर आदमी ये कह रहे हैं कि हम अपने कार्यकर्ताओं को टिकट दे करके चुनाव लड़ाएंगे। अब तक की जो इनकी लिस्ट आई है उसमें जो कांग्रेस छोड़ करके इनकी पार्टी में शामिल है, या तो उन लोगों को टिकट दिए, या जो हमारी पार्टी छोड़ करके इनके पास गए उन लोगों को टिकट दिए। ये जितनी अनदेखी कार्यकर्ता की भारतीय जनता पार्टी में हुई, आज उसी का नतीजा है कि जगह जगह पे भारतीय जनता पार्टी सर कुछ अनदेखी तो आपके यहाँ भी हुई होगी ना सर, कि आपके नेता छोड़ छोड़ के बीजेपी में जा रहे हैं? नहीं, हमारे नेता नहीं छोड़ करके गए। हमारे तो केवल मात्र वो 2, 3, 4 लोग छोड़ करके गए थे जो केवल और केवल हमारी पार्टी में टिकट के लिए थे। अब जब उनको टिकट नहीं दिया गया
तो वो छोड़ करके इनके पास चला गया। इन्होंने भी दो तीनों को ये कह करके शामिल तो कर लिया कि हम टिकट दे देंगे, लेकिन उनको टिकट नहीं दी। मुझे लगता है वो इनके साथ में नहीं टिकेंगे, कल को वो किसी और जगह जाएंगे। तो सर एक सवाल मन में ये भी है कि अगर आप चुनाव जीत भी जाएं और जो इस वक्त की स्थिति है कि आप जेल जा रहे हैं और फिर बाहर आ रहे हैं, क्या जनता इस पर विश्वास करेगी कि उनका मुख्यमंत्री ऐसा हो जो कि जेल जाए या बाहर रहे? इसकी गारंटी नहीं है। जेल किस लिए गए हैं आपको इस बात की जानकारी है क्या? हमने किसी की जेब नहीं काटी, कोई डाका नहीं मारा, किसी से कोई पैसा नहीं लिया, किसी को हमने किसी का कोई नुकसान नहीं किया। हम जेल अपनी जनता के लिए गए हैं। हमने 3206 जेबीटी के टीचर लगाए थे, कोई गुनाह नहीं किया था। आप उठा करके कह देते हो कि आप जेल में गए हो, आप जेल से बाहर आ रहे हो, जेल में जा रहे हो। किस गुनाह में जा रहे हैं इस बात का भी आपको पता है क्या? नहीं सर, वो तो सारी बात जब तक पूरा केस जो है वो अदालत में चले और खत्म ना हो जाए तब तक तो तय नहीं होगा। लेकिन मैं तो पब्लिक की तरफ से पूछ रहा हूं कि जब वो वोट डालने जाए तो उनके मन में ये शंका होगी या नहीं होगी? का मतलब क्या होता है? आप जब ये कहते हो उसका मतलब क्या है? किस मकसद से ये बात कहते हो कि आप जेल गए? हमने कौन सा गुनाह किया? आप मुझे बता दो एक बार कि आप इस गुनाह के तहत जेल में गए। एक षड्यंत्र के तहत हम जेल के अंदर हैं। षड्यंत्र आज वो चीजें सारी सामने होगी जब आपके उसके डायरेक्टर सीबीआई के घर पे चीफ मिनिस्टर 2 दफा गया। क्या काम था चीफ मिनिस्टर को सीबीआई के डायरेक्टर के घर पे? सर वो एक अलग मसला है, लेकिन चलिए आपने उस इश्यू को क्यों नहीं उठाया? आपने उस इश्यू सर सीबीआई डायरेक्टर का मसला मैं हरियाणा के चुनाव में उठाकर क्या करूं? मैं अच्छा चलिए मैं उस पर आता हूं, लेकिन मेरे पास वक्त कम है। नवाब मलिक साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, एनसीपी के प्रवक्ता हैं। नवाब मलिक साहब, महाराष्ट्र की स्थिति थोड़ी आप बताएं, वहां आप कितने आश्वस्त हैं इस बात को लेकर कि आपकी सरकार फिर से लौट सकती है? तुम्हारा ठीक नहीं है, बज नहीं रहा ठीक से। नवाब मलिक साहब आप सुन पा रहे मुझे? मुझे आपकी आवाज नहीं सुनाई दी। क्या कहा आपने? आपका ये मेरे ख्याल ठीक से लगा हुआ नहीं है। नहीं, मैं नवाब मलिक साहब से सवाल पूछ रहा हूं। नवाब मलिक साहब आप सुन पा रहे हैं मुझे? किससे सवाल पूछे? मेरे से कोई सवाल पूछा आपने? नहीं अभय सर, मैं आपसे नहीं, मैं नवाब मलिक साहब से सवाल पूछ रहा हूं। नवाब मलिक साहब आपको आवाज आ रही है क्या? अच्छा। नहीं आ रही। मैं नवाब, मेरी आवाज आपको आ रही है? जी जी आ गए। अब आप अपनी बात रखें। देखिए 1999 में पहली बार महाराष्ट्र में सेना बीजेपी से हमने सत्ता छीनी थी। उसके बाद 2004 में दोबारा लोगों ने हमें चुनकर दिया, फिर हमने काम किया 2009 में चुनकर दिया, अब 2014 में हमने काम किया है। हमें पूरा विश्वास है कि फिर चौथी बार महाराष्ट्र की जनता हम लोगों को चुनकर देगी। लोकसभा के चुनाव में 8% वोट हमें कम मिले थे, उसके बहुत से कारण थे। उसके बाद भी बहुत सारी चीज़ों को फैसले किए गए हैं। हम आशावादी हैं कि चौथी बार भी महाराष्ट्र की जनता हमें चुनेगी। ये आप तब भी कह रहे हैं जब आपके खिलाफ 15 साल का एंटी इनकम्बेंसी भी हो सकता है। और अभी थोड़ी देर पहले मेरी डीपी त्रिपाठी साहब से बात हो रही थी, वो ये गिना रहे थे, जब मैंने उनसे मुद्दे पूछे महाराष्ट्र के, तो वो ये बता रहे थे कि जनता जो है वो देख रही है कि मोदी सरकार क्या कर रही है। महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में जब जनता वोट डालने जाएगी तो मोदी सरकार का 100 दिन देखेगी या आपके पिछले 5 साल या 10 साल या 15 साल देखेगी? मैंने कहा कि 99 के बाद 2004 में 5 साल के काम को लोगों ने सराह के वोट दिया। 4 के बाद 9 में भी 5 साल के कामों पे दिया है। 9 के बाद अब 5 साल हमने काम किया है। उन्हीं कामों को लेकर महाराष्ट्र 21 क्षेत्रों में आगे है। महाराष्ट्र में जो काम किए गए हैं उसके आधार पर वोट मिलेगा। लेकिन बीजेपी के लोग मोदी के सहारे चुनाव लड़ना चाहते हैं, केंद्र के नतीजों के सहारे लड़ना चाहते हैं। 8% वोट हमें कम मिला था। हमें लगता है कि वो घाटा पूरा करके नहीं, लेकिन बीजेपी लड़ना चाहती है। उससे ज्यादा तो आपके नेता अगर ये उनको मौका दे देंगे मोदी के सहारे लड़ने का, अगर आप ये तय करेंगे कि 100 दिन में मोदी सरकार क्या कर रही है। देखिए महंगाई तो बढ़ी है, ये आपको मानना पड़ेगा। जिस तरह से लोगों को सब्ज बाग दिखाए गए थे तो लोगों को एहसास कहीं ना कहीं तो हुआ ही है कि महंगाई की बात करने वाली सरकार महंगाई पे लगाम नहीं लगा पाई, तो निश्चित रूप से उसका असर कुछ ना कुछ तो होगा जरूर। संजय जी, जो मोटे तौर पर आप सुन रहे हैं जो स्थिति है या जो जिन मुद्दों का जिक्र हो रहा है, आपको लग रहा है कि
वाकई चुनाव उसी दिशा में जाएगा, या बीजेपी भी चाहेगी कि वो मोदी वर्सेस कांग्रेस हरियाणा या कांग्रेस महाराष्ट्र बन जाए, या उनके लिए भी ये फायदे की बात है? देखिए, मोदी का नाम तो चलेगा। जैसे अमित शाह ने झारखंड में कहा कि मोदी के नेतृत्व में उनके नाम पे, मतलब बाकी टीम बीजेपी अपना कोई उम्मीदवार घोषित नहीं करे, सीएम चीफ मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट जो पहले करती थी। कांग्रेस भी अभी महाराष्ट्र में जो उनकी रैली हुई वो सारे नेता मोदी का ही नाम लेते रहे, तो नाम ये मोदी के नाम पे चुनाव होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन लोकल इश्यूज, जब स्टेट के इलेक्शंस आते हैं तो लोकल इश्यूज काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। एक अहम चीज ये है कि महाराष्ट्र के, देखिए, चुनाव आज से ठीक 1 महीने बाद है। इलेक्शन कमीशन ने भी पहले 45 दिन का नॉर्मली वो गैप होता था, उसको घटा के लगभग महीने का किया, 32-33 दिन का। आज भी अलायंस जो है, कांग्रेस एनसीपी का अलायंस होगा, बीजेपी सेना का अलायंस होगा, ये नोन है। लेकिन किस तर्ज पे लड़ा जाएगा, सीटों का बंटवारा क्या होगा, कौन सी सीटें होंगी, ये दोनों ने अभी तक तय नहीं किए हैं। एनसीपी ज्यादा सीट मांग रही है, शिवसेना से कांग्रेस ज्यादा सीट मांग रही है। एनसीपी ज्यादा सीट पर लड़ेगी। जगदीश मुखी साहब, बीजेपी की प्रथा रही है कि वो नाम की घोषणा करके चुनाव लड़ती है। आपने तो लोकसभा चुनाव भी पीएम पद के उम्मीदवार की घोषणा करके चुनाव लड़ा। हरियाणा में आपका सीएम पद का उम्मीदवार कौन होगा सर? जगदीश मुखी साहब, आप सुन पा रहे मुझे? जी, हेलो, आप सुन पा रहे? आवाज आ रही है आपकी? आप अभी आवाज आई है आपकी, अभी आवाज मिली है जी। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि बीजेपी की परंपरा रही है कि वो नाम आगे रखकर तब चुनाव लड़ती है। आपने लोकसभा चुनाव भी पीएम पद के उम्मीदवार का नाम आगे रखकर लड़ा था। हरियाणा में आपका सीएम पद का उम्मीदवार कौन होगा? अब तो तारीख का ऐलान हो गया। भारतीय जनता पार्टी के दोनों तरह से एक्सपीरियंसेस हैं। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जहां हमने मुख्यमंत्री पद के लिए अपने प्रत्याशी को घोषित करके चुनाव लड़े हैं। उतने ही उदाहरण ऐसे भी हैं जहां हमने मुख्यमंत्री पद के लिए प्रत्याशी घोषित किए बगैर चुनाव लड़े हैं। इसी प्रकार से हमारा सारे एक्सपीरियंसेस हैं, और आज अभी तक हम अपना प्रत्याशी घोषित करके लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, इस बात का निर्णय बहुत ही शीघ्र हमारा केंद्रीय नेतृत्व लेकर के तय करेगा। आप चूंकि प्रभारी हैं सर, जरूरी नहीं है जैसा आपने मेरे ऊपर सवाल किया है, और भी इंटरेस्टिंग है, ऐसा जरूरी नहीं है। ऐसे जो आपने कहा कि मुखी जी हरियाणा के बीजेपी के प्रभारी हैं, साथ में वो दिल्ली में मुख्यमंत्री बनने के भी दावेदार हैं। अब समय ऐसा है कि यहाँ जब अगर सरकार फॉर्मेशन की प्रक्रिया होती है तो हरियाणा के लिए जो बीजेपी का प्रभारी होगा वो यहाँ मुख्यमंत्री बनने की तैयारी में होगा। वो कैसे है मुखी जी, अगर बता दें तो बड़ा अच्छा होगा। नहीं, देखिए, विषयांतरण हो रहा है। जो आपका बेसिक सवाल है मैं उसका जवाब दे रहा हूं। आपने कहा भारतीय जनता पार्टी अपना प्रत्याशी घोषित करके चुनाव लड़ती है, मुख्यमंत्री का प्रत्याशी, प्रधानमंत्री का प्रत्याशी, किंतु मैं आपके अनेक उदाहरण ऐसे दे सकता हूं जहां पर सर आपके पास पीएम पद का उम्मीदवार लोकसभा चुनाव की तारीख का ऐलान होने के 6 महीने पहले था। आपके पास हरियाणा के सीएम पद के उम्मीदवार का नाम चुनाव की तारीख का ऐलान होने के बाद भी अभी तक नहीं है। यह आपके लिए चिंता का विषय है। देखना होगा कि तस्वीर क्या होती है। आवश्यक नहीं है पार्टी के लिए कि प्रत्याशी को पहले घोषित करके चुनाव लड़ें, ये आवश्यक नहीं है। अगर नाम मोदी जी जैसा कॉन्फिडेंट या अगर सशक्त नाम होता जिसको आप सशक्त मानते थे तो शायद आप कर देते। मैं कह रहा हूं हमने ऐसे अनेक उदाहरण मैं दे सकता हूं जहां हमने। सर मैं माफी चाहूंगा, वक्त की कमी है, लेकिन बहुत सारी शुभकामनाएं आप तमाम पार्टियों को, तमाम नेताओं को, क्योंकि चुनाव की तारीख का ऐलान हो गया। अभय चौटाला साहब बहुत शुक्रिया आपका, जगदीश मुखी साहब, नवाब मलिक साहब, आप दोनों का भी बहुत शुक्रिया इस पूरी चर्चा में जुड़ने के लिए। शुभकामनाएं आपको इन चुनावों के लिए। 15 अक्टूबर को वोटिंग होनी है महाराष्ट्र और हरियाणा की विधानसभाओं के लिए, और 19 तारीख को चुनाव के नतीजे आएंगे। संजय जी आपका भी बहुत शुक्रिया पूरी चर्चा में जुड़ने के लिए। हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।